नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बीजेपी का महामंथन इन दिनों चल रहा है क्योंकि यूपी में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। सभी दलों ने चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक है। उस बैठक में उम्मीदवारों के संभावित नामों पर विचार होगा। केंद्रीय नेताओं के साथ होने जा रही इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा शामिल होंगे। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में रहेंगे। वो दिल्ली में इस महामंथन से क्या निकलेगा, किस आधार पर टिकटों का वितरण होगा और टिकट वितरण को लेकर इस बार पार्टी की क्या होगी रणनीति, आज करेंगे इसी मुद्दे पर हम चर्चा। तो एक बड़ी बैठक है आज और आपको बता दें दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी की आज ये बड़ी बैठक है, इसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर बताया जा रहा कि चर्चा होगी और क्या आज ही फाइनल होगा, ये सवाल अपने आप में है क्योंकि जीत का जो प्लान है वो दिल्ली में बनेगा और उत्तर प्रदेश इस बार फिर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा कर रही है कि सत्ता में वापसी दोबारा से उत्तर प्रदेश में होगी, लेकिन सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो टिकटों के वितरण को लेकर होती है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर होती है। इस फॉर्मूले पर काम बीजेपी लगातार कर रही है। कल लखनऊ में एक बैठक थी, आपने देखा होगा, और आज ये मंथन दिल्ली में हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीएल संतोष। तो आज की ये बैठक अपने आप में बहुत अहम मानी जा रही है और ये इस बार देखना होगा कि क्या फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का रहता है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में दोबारा से सत्ता पर काबिज होने का दावा भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और 300 प्लस का नारा बीजेपी ने भी दिया है और इसीलिए महामंथन आज दिल्ली में होगा और इस महामंथन से क्या निकलेगा ये देखना होगा। क्या इसमें निर्णय लिए जाते हैं, किस आधार पर टिकटों का वितरण होते हैं, किस आधार पर कैंडिडेट्स अनाउंस होते हैं, ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन एक रणनीति की अगर हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर काम करती रही है शुरू से ही, चाहे हम रैलियों में प्रचार प्रसार की बात करें, चाहे टिकटों के वितरण की बात करें, चाहे हम कैंडिडेट अनाउंस की बात करें, इन तमाम चीजों में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आगे रही है और इसीलिए आज की जो बैठक है वो बहुत अहम बैठक है दिल्ली में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में आज मौजूद रहने वाले हैं। तो यूपी इस बार जीतना है और इसीलिए प्लान बड़ा है, मंथन महा है। इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि महामंथन इस वक्त आज दिल्ली में होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमने देखा पिछले 4.5 वर्षों के बाद 4.5 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने काम किए हैं, उसी काम के दम पर इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो जीतने का दम बीजेपी भर रही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से अगर हम देखें, अखिलेश यादव हैं, इसके अलावा बीएसपी और तमाम कांग्रेस की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो उनके भी अपने अपने दावे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, क्योंकि प्रियंका गांधी जो लगातार लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लेकर महिलाओं के बीच में जा रही है और दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो सरकार की विफलताओं को लेकर वो जनता के बीच में जा रही है। उनका कहना है कि इन 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस वादे के साथ बीजेपी आई थी वो वादा दरअसल पूरा नहीं किया, यह आरोप समाजवादी पार्टी बार बार लगाती रही है। लेकिन बीएसपी फिलहाल अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। उतनी सक्रियता बीएसपी की उत्तर प्रदेश चुनाव में फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन आगे देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस बैठक की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से महामंथन और अब की बार सरकार किसकी बनेगी, कौन उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता किसे चुनेगी, क्योंकि क्या दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता मौका देगी, ये चुनाव परिणाम के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन उससे पहले टिकटों की बहुत मारामारी होती है, कैंडिडेट्स अनाउंस करने होते हैं और इस बार क्या कुछ लोगों के टिकट भी काटे जाएंगे, ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। किसका टिकट कटता है, किसको टिकट मिलता है,
ये तमाम चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी जब फाइनल जो लिस्ट है उम्मीदवारों की डिक्लेयर करेगी भारतीय जनता पार्टी। और उससे पहले ये जो मंथन है, महामंथन है, आज दिल्ली में होगा, कल लखनऊ में था, आज दिल्ली में होगा और टिकट पर फाइनल फैसला आज हो सकता है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। और उसके बाद तमाम जो रणनीति हैं वो बीजेपी की उत्तर प्रदेश चुनाव में रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने भी देखा होगा लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामों को लेकर ही जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जा रही है। 2014 से लेकर 2022 तक के इस पीरियड को अगर हम देखें तो बीजेपी लगातार इसी रणनीति के तहत जनता के बीच में जा रही है और उसे बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कंचन द्विवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनय कुमार सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, विनय जी आपका भी स्वागत है। महेंद्र यादव हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कंचन जी आप ही से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में मंथन था, लेकिन आज महामंथन है दिल्ली में। क्या रणनीति इस बार भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है कैंडिडेट्स अनाउंस को लेकर? क्योंकि सबसे बड़ी जो कश्मकश रहती है कंचन जी पार्टी के सामने, कैंडिडेट्स को लेकर होती है, टिकट को लेकर होती है। दावेदार बहुत होते हैं लेकिन सबको टिकट नहीं मिल पाता है। किस तरह से आप सामंजस्य बिठाएंगे और क्या फॉर्मूला इस बार आप लोगों ने तय किया है? यहाँ पर जिस प्रकार से टिकट का चयन होता है वो एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया होती है और उसमें हम लोग उन्हीं लोगों को चूज करते हैं या फिर उनका चयन करते हैं जो जनता के बीच लोकप्रिय होते हैं, जिसमें समाज और संगठन के प्रति जिनका समर्पण होता है और जो पूर्णतः हर अपराध से मुक्त होते हैं, उन्हें हम लोग अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। और इस बार तो क्या हर बार ये बहुत गंभीरता के साथ में सभी को लेते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का कहीं हमारे बीच या हम लोग कोई कमी ना छोड़ जाए, कोई भी मिथ्या चीजें ना रह जाए, जिससे कि हमारी पार्टी के जो भी गंभीरता है जिनकी वजह से हम लोग अपनी पार्टी को गठित रख सकते हैं और स्वावलंबित रख सकते हैं, इस चीज में हमारे प्रति कोई भी दाग लगे। इसलिए हमारी पार्टी में ना तो हमारी पार्टी किसी प्रकार से एक नेता की पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बैठ करके जब कार्यकर्ता के बीच में जो भी निर्णय होता है और हर किसी की बात मान्य होती है, कार्यकर्ता के बीच में भी लोकप्रियता नेता की जो प्रत्याशी है वो कैंडिडेट है उसकी होनी चाहिए। तो जब सबके बीच सामान्य बनता है तब हमारे यहाँ पर किसी को भी कैंडिडेट चूज किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो इस बार भी वही प्रक्रिया है, जैसा कि हमारे यहाँ लखनऊ में अभी मीटिंग कल विश्राम हुई है और आज से 3 दिन तक दिल्ली में मीटिंग होनी है और इसमें जो भी चयन होगा वो सब देश के समक्ष होगा। ये अंदर वाली मीटिंग है, होम मीटिंग है, जिसमें कि चयनित अब सब होना है, फैसला बहुत जल्दी ही आने वाला है। लेकिन अविलंब हम लोगों क्या इसलिए होता है क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा से दिन प्रतिदिन काम करती, कुछ ऐसा नहीं है कि चुनाव है इसलिए मीटिंग हो रही है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने घर की मीटिंग करते रहते हैं, जिससे कोई भी कमी जनता के प्रति या हमारी पार्टी के प्रति। तो किस रणनीति के तहत कंचन जी इस बार आप उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं दोबारा से? रणनीति तो बस वही हमारा विकास है, रणनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे आदरणीय मोदी जी, योगी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी जिन प्रयासों के साथ में, जिन विकास के साथ में हम लोग आए, कुछ अलग से अब जनता को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चल ही रहे हैं, हम सत्ता में ही। हमारा काम जो 70 सालों से लोगों ने नहीं किया वो हमने केवल कोरोना के टाइम में भी ये 4.5 सालों में या मैं कहूँ 5 सालों में लेकर करके दिया है। तो इन चीजों को जनता देख रही है और इनका फैसला है। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये भी कहूंगी कि चुनाव से ऐसी बात है, ये आपका चयन है, आपका निर्णय है, आपको ठीक है कंचन जी, लौट रहा हूं आप के पास। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप अपनी जान की भी सेफ्टी करें, उसकी सुरक्षा करें, इसके बाद चुनाव। विनय जी को जोड़ लेते हैं डिबेट में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनय जी, कंचन जी के पास बहुत सारी चीजें कहने के लिए, वो कहने की केंद्र सरकार के काम, राज्य सरकार के काम जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, दिल्ली में भी एक महामंथन उनका चल रहा है टिकटों को लेकर। आप लोगों की क्या रणनीति, आप लोगों के पास क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो टिकट होता है वो जनता ही तैयार करती है, वही डिक्लेयर करती है। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे विधानसभा अध्यक्ष, सारे अध्यक्षों को बुलाया था, जो जनता और पार्टी के बीच की जो कड़ी होते हैं वो बताते हैं आकर के कि किसको कौन जनता का स्वीकार्य नेता है, किसको जनता ने स्वीकारा। हम ऐसे लोगों को टिकट, क्योंकि वोट जनता ने देना है और सेवा जनता का करना। अभी कंचन जी कह रही थी कि हमारे यहाँ जो है
जो प्रत्याशी अपराध से में न लिप्त हो, ऐसे लोग, ये तो हास्यास्पद है थोड़ा सा, क्योंकि जब गृह राज्य मंत्री का नाम हम देखते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने केसेस थे, उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने केसेस, इस पर थोड़ा मंथन कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री भी 120 के मुजरिम है और जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि ये गैर इरादतन नहीं, पूरे सोची समझी रणनीति के तहत ये हत्या की गई है। तो इस तरीके का जिसके पार्टी में वातावरण हो, अगर वो इस तरह की बात करता है तो थोड़ा हास्यास्पद होता है। हम जनता के बीच में है और जनता की जो दिक्कतें हैं, जो 200 रुपए लीटर जो है सरसों का तेल खरीदा गया, 90 रुपया किलो जो है टमाटर खरीदा गया, आज भी 30 से 40 रुपया है, प्याज खरीदा गया, आलू खरीदा गया, गैस सिलेंडर कितना महंगा है, बेरोजगारी कितनी चरम पर है, किसान आज यूरिया नहीं पा रहे तो 5 किलो 6 किलो कम मिल रहा है। और ये सारी समस्याएं हैं। जिस तरीके से साड़ जो है बीजेपी के किसानों को रात भर सोने नहीं दे रहे, इस ठंडी में किस तरीके से वो अपने फसलों की रक्षा कर रहे हैं, तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। ठीक है कंचन जी, जवाब दीजिए, फिर मैं महेंद्र यादव जी के पास जाऊंगा। जवाब मैं दे रही हूँ। हाँ। ठंडी की वजह से बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई थी और आपके लिए मजाक हास्यास्पद बात बताऊं, केवल 23 रुपए का केवल चेक दिया गया था अखिलेश सरकार में। मालूम है आपको? तो आप किसानों की बात तो करिए ही मत। चेक दिया गया था जो हुआ है, जो जगह मेला उत्तर प्रदेश जो हमने आपसे पूछा वो तो बताइए। आप बिल्कुल बात मत करिए। जहाँ की आप बात कर रहे हैं तो गुंडागर्दी तो बड़ी बोलने का अधिकार तो आपकी सरकार में नहीं है। आपने सही कहा, बिल्कुल नहीं बात करें हम, क्योंकि आप लोग बोलने का अधिकार नहीं देते। आपने सबके बोलने का अधिकार छीन लिया। आप बोले कि हम मत बोलिए, कैसे नहीं बोलेंगे? हम जनता की आवाज है, जो जनता ने दर्द झेला वो बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार कहेंगे, बार बार याद दिलाएंगे आपको। आपके झूठ और फरेब को हम बार बार याद दिलाएंगे। किस तरह से आपने संकल्प पत्र जो बनाया था सत्ता में आने से पहले, उस संकल्प पत्र को आपने किस तरह दरकिनार किया और बार बार आपको याद दिलाएंगे। आपकी गुंडा राज में जो भी है उन सबको हटा करके एक सुरक्षित राज्य बनाया जाएगा और हमने पूरा किया। ये आप भी देख रहे हैं। कब, कहाँ पूरा किया? ये सुरक्षित राज्य है, ये सुरक्षित राज्य है कि जहाँ पे खाल से हटा करके मार दिया जा रहा है, जहाँ पे फसल ऐसे नुकसान किया जा रहा है। कंचन जी, आपसे एक निवेदन है, आपने कहा बोलिएगा मत, सुन तो लीजिए, आपने कहा बोलिएगा मत, लेकिन हम बोलेंगे। आप अपने संकल्प पत्र को तो एक बार पढ़ लीजिए, आप अपने संकल्प पत्र को एक बार पढ़ लीजिए जो आपने सत्ता में आने से पहले बनाया था। अगर वो आगे बढ़ेगा, कितना फरेब, कितना झूठ, कितना छलावा आपकी पार्टी के अंदर भरा हुआ है। यह बहुरूपियापन पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है। चलिए ठीक है सर, लौट रहा हूँ विनय जी, कंचन जी, आप दोनों के पास लौट रहा हूं। मैं महेंद्र यादव जी को डिबेट में जोड़ लेता हूं। महेंद्र यादव जी, जो ठीक है टिकटों का वितरण जब होगा, महामंथन होगा, पार्टियों की रणनीति होती है, उस पर वो काम करती है, लेकिन जो चुनाव इस बार का उत्तर प्रदेश का महेंद्र यादव जी होने वाला है, आपका आकलन इस बार क्या कह रहा है? क्या इतना आसान है क्या चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश का, जितना की समझ रहे हैं सभी दल? जी नहीं, इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। और इसको कुछ अभी मैं देख रहा था कि शुरुआत कितनी अच्छी हमारे दोनों साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कितनी अच्छी बात की थी कि हमारी पार्टी तो जनता की पार्टी है, जनता ही टिकट तय कर रही है। और उसके बाद में फिर का एक विवाद शुरू हो गया। कितनी आदर्श बातें कही थी। अगर वही हमारे लोकतंत्र में हो रहा होता तो शायद हम कहीं बहुत अच्छी जगह पर होते। जो चुनाव की बात आपने कही, तो एक तो मुझे लग रहा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी दल तो उतना सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग ने जो नियम निर्धारित किए हैं वो सब किए हैं। लेकिन इन जो भी व्यवस्था हुई है उसमें तमाम कमियों के बावजूद मैं कुछ उसमें अच्छी बातें देखता हूँ जी, कि इन दलों में, इन चुनावों में दलों के नेताओं को चाहने पर भी या अनचाहे भी अब कार्यकर्ताओं पर महत्व देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। रैलियां अभी 15 तारीख तक तो बिल्कुल रोक लगी है और अगर स्थिति आगे होती है तो संभवतः रैलियां ना हो पाए तो फिर पूरी जिम्मेदारी उन 5-5 कार्यकर्ताओं पर आ जाएगी जिनको चुनाव आयोग ने छूट दी है कि 5-5 की झुंड में कार्यकर्ता घर घर जाके या जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर सकते हैं।
तो एक वो बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और दूसरा, जो चुनाव बहुत ज्यादा महंगे भी होते जा रहे थे, जी उन पर खर्च पर भी थोड़ा सा पाबंदी लग सकती है। अब ये जरूर है कि जो बड़े दल होंगे या जो सक्षम होंगे वो अपने एलईडी और बड़े बड़े स्क्रीन लगा लेंगे, और इसमें छोटे दल या निर्दलीय प्रत्याशी या जो वो थोड़ा सा पीछे छूट जाएंगे। एक ये कमी इसमें जरूर है। लेकिन कार्यकर्ताओं को अब बहुत ज्यादा महत्व देना पड़ेगा, और जब कार्यकर्ता घर घर जाके बात करेंगे, कार्यकर्ता घर घर जाके वोट मांगेंगे, तो कार्यकर्ताओं की भी जवाबदेही बनेगी, और उन कार्यकर्ताओं के प्रति प्रत्याशियों की और पार्टी के नेताओं की भी जवाबदेही बनेगी। ये मुझे एक काफी सकारात्मक पहलू इसमें दिखाई दे रहा है। जी, ठीक है। कंचन जी, मैं आपके पास आता हूं। विनय कुमार जी ने एक सवाल उठाया था कि उन्होंने कहा कि महंगाई का मुद्दा उठाया, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा वो उठा रहे हैं, और लगातार अखिलेश यादव की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि जब जब वो रैलियां करते हैं, जनसैलाब जिस रैलियों में उमड़ा है, चाहे वो लखनऊ में हो चाहे बाकी जिलों में हो, लगातार उन्होंने इन मुद्दों को उठाया है। लगातार वो कहते रहे कि पिछले 4.5 वर्षों में, 4.25 वर्षों में जिस वादे के साथ आप लोग सत्ता में आए थे, दरअसल इन वादों पर काम हुआ ही नहीं है। 2 से 3 मुद्दे जो विनय जी ने भी अभी गिनाए हैं, उन पर आप जवाब देना चाहेंगे? कुछ कितना काम इस पर हुआ? बिल्कुल देना चाहिए जी। अब पहले तो मैं स्वास्थ्य की बात करूं। पंच जी, मैं शायद स्टूडियो में पंच जी हैं। जी पंच जी ही है ना? जी 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 कंचन जी बोले। तो अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो 2018 में स्वास्थ्य बीमा के थ्रू एक बहुत अच्छा हमारे द्वारा काम हुआ है, जो कि कैंसर के और जो हार्ट के पेशेंट थे उनको 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। क्या ये अखिलेश जी सोच भी सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है? हमारे यहाँ पर हो रहा है। किसानों के लिए जो कि जिनको बीज तक के पैसे नहीं होते थे, उनके लिए हम लोग पूरा किसान सम्मान निधि के द्वारा 6-6 हजार रुपए दे रहे हैं सालाना, और इसके बाद जो मजदूर है उनको 3-3 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। दूसरी बात, नहरों की उनके लिए व्यवस्था हो रही है अर्जुन सहायक योजना के थ्रू, और उनके लिए जो भी किसान किसी भी प्रकार से अगर अपनी प्राइवेट तौर से और जमीन बढ़ाना चाहते हैं, उनको अलग से लोन दिया जा रहा है। उनके लिए अलग से सारी चीजें नोटिस करवाई जा रही है। जो लोग अपने पानी के लिए तरसते हैं, जिन्हें पर्सनली पानी चाहिए, उनके लिए ट्यूबवेलों की व्यवस्था की जा रही है। अंदर अंदर बड़ी चीजें, योजनाएं की गई। क्या ये अखिलेश जी सोच भी सकते हैं? और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो उनकी पार्टी छीनने वाली पार्टी है, चाहे मैं मुख्तार अंसारी का नाम ले लूं, रामवृक्ष जी का नाम ले लूं, गायत्री प्रजापति का नाम ले लूं, ये सब छीनने वाली पार्टी है। और जैसा कि मुझे अभी तक देखने को मिल रहा है, अभी नया नया ताजा मामला है जैन मामले कि वहां से सब निकल करके आ रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन लोगों के पार्टी के थ्रू ही ये जो भी सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगी क्या है। तो ये सब देखने वाली बातें हैं। महंगाई कितनी कम हुई कंचन जी? महंगाई कितनी कम हुई, उस पर कितना काम हुआ? महंगाई, ये आम जनता का सवाल है। जी, आम जनता की भी बात कर रही हूँ। आम जनता जो कोरोना झेल करके बैठी हुई है, उन्हें मालूम है अगर ये बीजेपी की सरकार नहीं होती, किसी और की सरकार होती, अगर मैं अखिलेश जी की ही बात कर रहा हूँ, अखिलेश जी की सरकार होती तो वो इस बार भी जब कोरोना पीक पर था, तब वो नेता होते हुए घर में बैठे थे, और घर में बैठ करके ये सभी को सूचना दे रहे थे, भैया ये बीजेपी की वैक्सीन को लेना मत। और आज उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है, उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव है, और भगवान करे कि अखिलेश जी के साथ। ठीक है विनय कुमार जी, आप लोगों ने ये शुरू में तो कहा था, देखिए कि बीजेपी की वैक्सीन है, आपने लगवाई वैक्सीन की नहीं अभी तक, कि अभी भी वो मन में बैठा हुआ है कि भाई ये पार्टी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? हम बीजेपी के वैक्सीन को नहीं लगवाए, हम अपने हिंदुस्तान के वह सौरवीर वैज्ञानिकों का जो हमारे हिंदुस्तान के अभिमान है, उनके वह वैक्सीन बदल गए। लेकिन आप विनय जी बात तो सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए। बदल गए, विनम्रता, चलिए अच्छा है। 3 चीजें पूछी। जी जी जी, मैं 2 चीज सुन लीजिए कंचन जी, आपकी और इसी बदलाव की तो बात भारतीय जनता पार्टी विनय कुमार जी करती है। कंचन जी, मैंने आपकी बात बड़ा धैर्य पूर्वक सुना है, मेरी भी बात सुन लीजिए। हम बड़ा विनम्रता पूर्वक 2 चीजें अपनी बहन से पूछना चाहेंगे। सुन तो लीजिए, वरना आवाज मेरी भी बहुत तेज है। बड़ी विनम्रता पूर्वक आपकी बात हमने सुनी है। बीजेपी की वैक्सीन थी, इसके बाद में पंत जी क्या 1 मिनट समय देंगे हमें? बोलिए विनय जी, आप बोलिए। ठीक है कंचन जी से कहिए, मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनकी बात सुनी है, धैर्य से सुन लेते हैं। कंचन जी सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं।
बोलिए इतनी विनय जी, लंबी बोलिए। इतनी लंबी लंबी हुई हैं। हाँ। मैं बहुत हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक आपसे दो चीजें केवल पूछना चाहता हूं, कृपया वो बताइएगा। और आज झूठ मत बोलिएगा, बस इतना आप कीजिएगा, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का जो है ये नेचर है कि झूठ बोला जाता है। पहली चीज, क्या ऑक्सीजन के वजह से उत्तर प्रदेश में कोई मौत हुई है या नहीं है? आपकी पार्टी कहती है ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। क्या हमारे आपके बीच में, हमारे आपके संबंधी, दोस्त, हित, मित्र कोई ऐसा रहा कि जो ऑक्सीजन के अभाव में जिसकी मौत हुई है? पहली चीज। और दूसरी चीज, अभी आपने इतनी लंबी लिस्ट गिनाई, एक ऐसा नाम बता दीजिए कि आपने 59 मेडिकल कॉलेज आप बताते हो कि हमने बनवाए, 12 या 15 कितने एयरपोर्ट आप बताते हो, एक ऐसा एयरपोर्ट बता दीजिए, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बता दीजिए जिसका उद्घाटन का मतलब होता है कि कार्य शुरू हो जाना। ठीक है, दोनों सवाल है, कंचन जी जवाब दीजिए छोटे छोटे। हाँ जी, एक तो एक फिर करके। ठीक है, मैं अपना उत्तर जरूर दूंगी, लेकिन मुझे ये बताने का प्रयास करें कि फिर अखिलेश जीत चलिए हमने सुन अखिलेश जी, आप जो पूछे वो बताइए, भागिए मत, भागिए मत, भागिए मत। मुझे सुनिए, मैं भाग बिल्कुल नहीं, मैं आपकी ही प्रश्न का जवाब बीजेपी का से भागना। पंत जी मुझे बताइए, अखिलेश जी जेवर कौन सा विदेश के अरे भाई, जेवर पे उड़ान शुरू हो गई, जेवर पे उड़ान किसी ने भी बनवाया, यहाँ से वहां से उड़ान शुरू हो गई। मैंने पूछा क्या है, मैंने पूछा क्या है? बात भाग रही है, पंत जी नहीं बता पा रही है, भाग रही है, हमारी बहन बता नहीं पा रही है, भाग रही है। मैं समझ गया, और इस चैनल को देखने वाली जनता भी समझ गई, बताने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश जी बयान देते हैं, वो एयरपोर्ट कहाँ, विदेश में? सारी जनता समझ गई, सारी जनता समझ गई, सब लोग समझ गए आप किस तरीके से भाग रही है। हमने जो पूछा है वो आपने बताया नहीं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में हमारी सरकार आएगी, तब उसमें बुलडोजर चलेगा। अरे कब आएगी, एक बार तो आई। अच्छा कंचन जी, कंचन जी आपको अपना संकल्प पत्र याद है? अपने संकल्प पत्र में 1 से लेकर 20 तक कोई ऐसा कार्य बताइए जो आपने वादा पूरा किया है। अपने संकल्प पत्र के 1 से लेकर के 20 तक में कोई ऐसा कार्य बताइए जो वादा आपकी पार्टी ने पूरा किया है। झूठ मत बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेचर के हिसाब से मत बात कीजिए। हम तो आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको संकल्प पत्र आपका नहीं याद होगा, हमें याद है, हम बता दें, हम सुना दें, हम संकल्प पत्र आपका सुना दें। अब आपके पास जवाब नहीं, अब आप भाग रहे हैं, आप हमारे भागने की बात करते हैं। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, झूठ आप मेरे लिए बोल रहे हैं ना, हमारी पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती, आप लोगों का ज्यादा है रघुपति रामदेव हमारा सीट हमारे इतना काम हो चुका है कि आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि मुद्दा कहाँ से निकाले, कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, जो नहीं है उसी को और स्वप्न में देख करके बयान देते हैं बेचारे। इसके बाद अखिलेश जी को नहीं मानते, आप अपने आरा कमान को नहीं मानते, इसीलिए उनका बयान बदल रहे हैं। ठीक है, मैं ठीक है, ठीक है कंचन जी, ठीक है कंचन जी, विनय जी उनके पक्ष में नहीं, अखिलेश जी सुन रहे होंगे तो बुरा लगेगा। ठीक है, महेंद्र जी को जोड़ लेते हैं। विनय जी जवाब लूंगा मैं, 1 मिनट सर रोकना चाह रहा हूं आपको। महेंद्र यादव जी को भी जोड़ लेता हूं। महेंद्र जी, अभी जिस तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, इस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो दोबारा सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही है, 2017 का जो प्रदर्शन था वही प्रदर्शन कमोवेश इस बार भी दोहराने की बात की जा रही है। दूसरे दलों को आप कहां देखते हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको एक तरफा नजर आ रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों की स्थिति आप कहां देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मुझे लगता है कि इन चुनावों में जितना ज्यादा बहुकोणीय मुकाबला होगा उतना ज्यादा ये विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे। 2014 के बाद से देश का राजनीतिक परिदृश्य ऐसा हो गया है, पहले जैसा नहीं रह गया है जो कांग्रेस के समय होता था कि सभी दल कांग्रेस को हटाना है तो एक हो जाते थे।
अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अलग अलग दल रहते हैं, उनके बीच में अगर गठबंधन होता है तो उनका वोट तो एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक। तो मुझे तो लगता है कि इसमें काफी कड़ी टक्कर होने जा रही है। दूसरी बड़ी बात मुझे जो समझ में आ रही है वो ये होगी कि हमारे ये दोनों साथियों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर चुनाव प्रचार में जो चुनाव आयोग के जो नियम है उस हिसाब से काम करेंगे तो रैलियों की तरह जैसे जो दोनों एक तरफा लगातार अपना अकेले अकेले बोले जा रहे हैं, वन वे ट्रैफिक, ये नहीं चलने वाला है। जब आपके पास कार्यकर्ता जनता के पास जाएंगे तो आप वहां पर उसको एकदम अपनी तरफ से लगातार तर बोलना शुरू कर दे, ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे आपने बीच में बोला महंगाई वाला सवाल, उन्हें गायब कर दिया। तो 5 कार्यकर्ता जब जाएंगे और अपना बताना शुरू करेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, मोदी जी ने ये किया, ये किया, डंका बजाओ, और अगर वो मतदाता बीच में बोलेगा महंगाई का क्या हुआ, तो आप जिस तरीके से कंचन जी ने उस बात को गायब कर दिया, वहां पर ये गायब नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए भी रहेगा। जब 1 to 1 कार्यकर्ताओं के पास घर घर जाएंगे तो फिर 1 to 1 बात करनी पड़ेगी। आप अपना पूरा एक तरीके से सोचें कि हमने रैली में तो सीधा हो जाता है कि सामने से कोई रिस्पॉन्स होता नहीं है सिवाय जय जय या तालियां बजने के, नहीं तो अपनी तरफ से लगातार बोले चला जाता है, उसको क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिलता जी। लेकिन जब कार्यकर्ताओं जनता के घर घर जाके जब वोट मांगेंगे तो फिर उनकी बात का जवाब देना पड़ेगा, उनको फिर बोलना पड़ेगा कि नहीं महंगाई वाला मामला है, फिर महंगाई का बताना पड़ेगा। फिर आप कहने की नहीं देखिए वो तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, वो बोलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट अब हो गया, 2014 की पहले तो नहीं था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, जो भी है आमने सामने ज्यादा तालियां लगातार बैठी है, काम नहीं चलेगा। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लगातार बोल रहे हैं और मैं थोड़ी बहुत बात मैं आपसे बस आखिरी 1 मिनट है कंचन जी, विनय जी जी। तो जिस तरह की जो बात होती है ठीक सर, मैं आपको सामने वालों की बात का जवाब ठीक है कंचन जी, आप जवाब दीजिए फिर विनय जी। जी ठीक। मैं एक बार यादव जी से, जो कि हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ में है, वो ये पूछ रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अगर लोग आपसे सवाल पूछेंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे उनको? मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं उनसे ही जानकारी थोड़ा सा लेना चाहती हूँ कि आप जरा बताइए ना, महंगाई के माध्यम से आप कोरोना को क्या कहीं भी रखेंगे? क्या देश की जनता इतना नहीं जानती कि हम लोग कोरोना को झेलते हुए आए हुए हैं? क्या इसका एवरेज कहीं नहीं जाएगा? क्या देश में अगर कोरोना आया है उसकी वजह से कोरोना तो लाया मंदिर के पीछे छुपी है, कोरोना के पीछे लाया गया है। समय रहते आपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फ्लाइट बंद कर दी होती, या जो बाहर से आ रहे थे उनको क्वारंटाइन वहां पर एयरपोर्ट के पास करने लगते तो पूरे देश को उस तरीके से क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो अजीब बात कर रहे हैं, आप किस कहने से नहीं होगा, आप जो बात कर रहे हैं उससे मैं कन्विंस हूं या नहीं, इस पर हमारे वोट आपको मिलेंगे। आप अपने आप से संतोष छोड़े कि आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया, उसको आपने चुप करा दिया, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक सर, महेंद्र जी बोलना पड़ेगा, जवाब ले लेते हैं संक्षेप में। कंचन जी जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है मेरे पास जी। आपका काम बनेगा, मुझको भी समय दे दीजिएगा। शिक्षा पर भी हमने काम किया है, जैसे कि 1,26,000 शिक्षकों के लिए भी हमने योजना निकाली। भर्तियां निकली थी जो टीचर उनके लिए क्या किया आपने? आपका कोई भी वैकेंसी ऐसा नहीं रहा जो लीक नहीं हुआ, बता रही हूँ, लगातार बता रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुए? सरसों के तेल के दाम क्या खाली है, गैस के दाम क्या थे, पेट्रोल के दाम क्या थे, क्या हो गए हैं? पेट्रोल चले ठीक है, ये महंगाई के मुद्दे पर फिर कभी चर्चा कर ली जाएगी। महेंद्र जी, विनय जी और कंचन जी, मेरे पास वक्त की कमी है। कंचन जी माफी के साथ रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त की पाबंदी होती है, आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, विनय कुमार जी और महेंद्र यादव जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो ये महामंथन बीजेपी का दिल्ली में चल रहा है, क्या इसमें मंथन के बाद निकलेगा, टिकटों को लेकर क्या बातचीत होगी? लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सभी दल इस बार धुआंधार प्रचार प्रसार भी आपको करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दावे अपनी जगह हैं, कैंडिडेट्स फाइनल करने में जो माथापच्ची होती है वो सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के सामने होती है। बीजेपी जहां केंद्र और राज्य सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, तो वहीं विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि जो वादे सत्ता में आने से पहले सरकार ने किए थे दरअसल वो पूरे हुए ही नहीं है। जनता जनार्दन पर फैसला छोड़ देते हैं, क्योंकि वोटों की जब गिनती होगी, जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में
सियासी गद्दी पर कौन काबिज होता है। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।